हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपना हिंदी का पाठ पढ़ेंगे सपनों के इसी दिन। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ पर इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जैसा उनका हाल था ना, वैसे उनके दोस्तों का हाल था। नंगे पैर, फटे मैले शॉर्ट्स में और फटे पुराने कुर्ते जिसके बटन टूटे हुए थे, और खूब रेत में लथपथ, और कई जगह से तो पैर घुटने सब छिले हुए थे। और इस हालत में जब लेखक और उनके दोस्त घर जाते थे तो उनकी जो मम्मी और बहन है उन पे तरस नहीं खाती थी, बल्कि और ज़्यादा पीट देती थी। ठीक है। और उनके कई बच्चों के तो पिताजी भी इतने गुस्से वाले होते थे कि बच्चों को जब पीटना शुरू कर देते थे तो ये भी नहीं देखते थे कि उनके बच्चों की नाकों में से खून आता है। और इतनी बुरी तरीके से पिटाई होने के बाद भी अगले दिन सब बच्चे सब कुछ भूलकर फिर से खेलने चले जाया करते थे। ठीक है। तो ऐसा था लेखक का बचपन। लेखक कहते हैं कि उनको ये बात ना तब समझ में आई जब वो बड़े होकर ट्रेनिंग करने लग गए और साइकोलॉजी ऑफ मतलब बच्चों के मन की साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने लग गए थे। तब उनको ये बात समझ में आने लग गई। ठीक है। फिर वो बताते हैं कि कुछ परिवार के बच्चे को स्कूल तो जाते ही नहीं थे और ना उनके पेरेंट्स को कोई रुचि थी कि उनको पढ़ाई करवा देते हैं ऐसे ऐसे। और अगर मान लो कोई पेरेंट भेज भी देता था स्कूल तो बच्चे जो है वो तालाब में बस्ता फेंक जाते थे। ठीक है। और कोई उनको स्कूल जाने के लिए ज़बरदस्ती भी नहीं करता था। यहाँ तक कि जो राशन की दुकान वाले और जो किसानों की फसल खरीदते और बेचते हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। ठीक है। वो कहते थे कि उनका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से थोड़ा अकाउंटेंसी सिखवा देंगे और पंजाबी प्राचीन लिपि उसको पढ़नी सिखा देंगे और इतना काफ़ी है, वो दुकान का अकाउंट संभालेगा। फिर लेखक कहते हैं कि बचपन में किसी को भी स्कूल की क्लासरूम के अंदर पढ़ने का मन नहीं करता था। वो एक कैद जैसी लगती थी। बचपन में घास जो है वो बहुत ही ज़्यादा घनी और हरी होती थी। फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभा जाती थी। फिर वो कहते हैं कि उस समय स्कूल में छोटी छोटी क्यारी बनी रहती थी। छोटे छोटे ऐसे डिब्बे से बने रहते थे जिसमें तरह तरीके के फूल खिलते थे, जैसे गुलाब, गेंदा और थोड़ी सफ़ेद कलियाँ। और फिर लेखक और उनके दोस्त जो है वो छुप छुप कर उसको तोड़ लेते थे, चपरासी से छुपते और उन फूलों को तोड़ लेते। पर उनको ये याद नहीं था कि वो उन फूलों को क्या करते थे। फिर उनको शायद ऐसा लगता है कि वो उन फूलों को या तो जेब में डालते होंगे या फिर जब उनकी मम्मी उनकी ड्रेस धोती होगी तो फेंक देती होंगी, या फिर स्कूल के बाहर जाकर जैसे बकरी की मेमने चबाते नहीं है वो खुद ही चबा लेते या फिर चर लेते होंगे उन फूलों को। फिर वो कहते हैं उसके समय में स्कूलों में जब स्कूल की शुरुआत होती थी, नया सेशन, तब 1 डेढ़ महीने की पढ़ाई होती थी। फिर 2 महीने की छुट्टियां पड़ जाती थी समर वेकेशंस की। और 2 महीने की छुट्टियों में वो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चला जाता था। वहाँ पर नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक तो लेखक और उनके साथी उस तालाब में नहाते और नानी जी को उनका जो भी जी करता वो मंगा कर खाने लग जाते। लेखक कहता है कि जिस साल वो अपनी नानी के घर नहीं जाते थे तो अपने घर पे रह के जो पास में तालाब हुआ करता वहाँ जाया करता लेखक। ठीक है। फिर वो कहते हैं वो और उनके साथी कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते, फिर पानी से निकल कर भागते हुए आते और रेतीले टीले पर ऐसे घिसट जाते या फिर लोट-पोट होने लग जाते। और गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके और ऊँची सी जगह जाकर फिर से पानी में कूद जाते। इस तरीके से वो तालाब में नहाया करते। लेखक कहते हैं कि उसे ये याद नहीं कि वो इस तरह से दौड़ना, रेत में लौटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5 या 10 बार करते थे या 15-20 बार, तो उनको ये याद नहीं आ रहा था। फिर वो कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन ख़त्म होते तो उनको होमवर्क की टेंशन हो जाने लगती। ठीक है। डर के कारण लेखक और उनके साथी जो है खेल कूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते थे कि डर डर में कि मास्टर जी ने तो छुट्टियों का काम दिया, हमने तो वो भी नहीं किया। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता उसको कैसे करना है वो सोचने लग जाते। काम ना किया होने पर स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज़्यादा बढ़ने लग जाता था जैसे जैसे छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी। लेखक बताता है कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे होंगे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मार खाना ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन समझते थे। लेखक और उनके साथी का सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ओमा थोड़ा सा अलग था। कैसे? ओमा की बातें, गालियाँ और उसकी मार पिटाई का अलग जो ढंग था, जो स्टाइल था वो सबसे अलग था। वो देखने में भी बहुत अलग था। कैसे? उसका ना मटके जैसा सिर था, एकदम बहुत बड़ा सा सिर था। और उसके मतलब 2.5 फुट का कद होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज सा रख दिया हो, ऐसा मोटा सा सर था उसका। बड़े सिर पर नारियल जैसी आंखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा लगता था और बहुत अजीब सा लगता था। तो जब भी उसकी लड़ाई होती वो हाथ पैर अपने यूज़ नहीं करता था, सीधा अपने सर से वार करता था और लड़ाइयाँ करता था। तो उसका नेता हुआ लेखक और उसके दोस्त का ओमा। ठीक है।
लेखक कहता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे और जैसे अंग्रेजी अक्षर एच नहीं होता उसकी तरह वो 9 कमरे बने हुए थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा का था और स्कूल की प्रेयर और प्रार्थना के समय जब वो हेडमास्टर बाहर आते थे यानी कि प्रिंसिपल बाहर आते थे, सीधी पंक्तियों में कद उनके अनुसार मतलब स्ट्रेट लाइन में कद अनुसार की हाइट अनुसार वो खड़े होते थे। तो लड़कों को देखकर ऐसे कि भाई सारे के सारे सही लाइन में खड़े हुए हैं और हाइट वाइज खड़े हुए हैं, तो उनके गोरे चेहरे पर एक साफ और सुंदर सी खुशी दिखाई देती थी। और एक और थी प्रिंसिपल के अलावा, मतलब श्री मदन मोहन शर्मा जी जो हेडमास्टर थे उनके अलावा एक मास्टर थे जिसका नाम था प्रीतम चंद। वो पीटी थे स्कूल के, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं। वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े रहकर, मतलब लाइनों के पीछे, ये लड़कों की लाइनों के पीछे खड़े खड़े होकर ये देखते रहते थे कि कौन सा लड़का लाइन में ठीक से नहीं खड़ा हुआ है। ओके। उनकी धमकी भरी डांट और लात गुस्से के डर से लेखक और लेखक के साथ लाइन में पहले और आखिरी लड़के को ध्यान से रखते, सीधी लाइन में बने रहने की पूरी कोशिश करते। जो लेखक थे वो उनसे बहुत ज़्यादा डरा करते, प्रीतम चंद से, क्योंकि वो पीछे खड़े होकर यही देखते थे कि लाइन में कौन सही लगा है कौन सही नहीं। तो लेखक जो है वो अपने आगे वाले को और पीछे वाले को देखते कि सब सही लाइन में लगे हैं या नहीं, ताकि उन्हें डांटना सुननी पड़े। ठीक है। फिर मास्टर प्रीतम चंद ने बहुत ही सख्त मास्टर प्रीतम चंद जो है बहुत ज़्यादा सख्त अध्यापक थे, लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी जो है वो बिल्कुल उल्ट स्वभाव के थे। वो 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश खुद पढ़ाया करते। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारा या डांटा हो। मतलब हेडमास्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, लेकिन पीटी जो टीचर थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे। फिर लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 1-2 कारण के वजह से कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते, पीटी टीचर जब परेड करवाते, मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते मार्च करवाया करते थे। फिर जब राइट टर्न और लेफ्ट टर्न या फिर अबाउट टर्न कहते, तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या फिर एकदम पीछे मुड़ के जूतों की ठक ठक करते। मतलब जैसे आपने देखा होगा राइट लेफ्ट जब करते हैं या फिर अबाउट टर्न करते हैं, जब वो जूतों की आवाज़ आती है। तो और जो बच्चे थे वो ऐसे घमंड के साथ चलते, लेफ्ट राइट और अबाउट टर्न करते जैसे वो विद्यार्थी ना होकर किसी आर्मी के फौजी का जवान हो। ठीक है। और स्काउटिंग करते वक्त भी, स्काउटिंग भी एक आर्मी के ट्रेनिंग का पार्ट है, तो वो करते वक्त विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी टीचर अपनी चमकीली आंखों से हल्के से झपकते हुए और सभी को शाबाश कहते। उनकी मतलब एक इतना ज़्यादा सख्त टीचर और वो शाबाश बोलते तो अलग ही फीलिंग आती है। उनकी एक शाबाश लेकर और उसके साथियों को ऐसा लगने लगती जैसे उन्होंने फिर किसी फौज में कोई पदक या फिर मेडल जीत लिया हो। मतलब बच्चों को ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई मेडल जीत लिया हो वो शाबाश वर्ड सुनने के बाद। लेखक कहते हैं कि हर साल जब वो अगली कक्षा में प्रवेश होते तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती। उसके स्कूल के हेड मास्टर जी एक धनी घर के लड़के को घर जाकर पढ़ाया करते, जैसे आजकल होम ट्यूटर होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया सेशन स्टार्ट होता तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तक लेखक के लिए ले आते थे, वो फेवर करते थे। ठीक है। लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। अगर नई किताबें लानी पड़ती तो शायद वो लेखक को पढ़ने लिखने ना भेजते और शायद उनकी 3rd-4th क्लास में स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती या फिर छूट जाती अगर उन्हें नई किताब लानी पड़ती। तो इसलिए जो हेडमास्टर थे वो लेखक के लिए पुरानी जो किताबें हैं वो ला दिया करते ताकि उसकी पढ़ाई ना छूटे। लेखक कहते हैं कि जब लेखक स्कूल में था और तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था, 2nd वर्ल्ड वॉर का टाइम था, लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए बहुत से अवसर गांव में आते रहते थे और कुछ नौटंकी वाले भी आया करते। वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे कि अगर तुम फौज में भर्ती हो जाओगे तो ये होगा वो होगा ऐसे होगा। ठीक है। इतनी सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती भी हो जाया करते और वो तैयार हो जाते। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय मुस्कुराते नहीं देखा। होती है कोई कोई टीचर जो मुस्कुराती भी नहीं है। उनका छोटा
छोटा कद, दुबला पतला लेकिन पुष्ट शरीर था, स्ट्रॉन्ग सा, ठीक है। और थोड़े माता के दाने नहीं होते जो मुंह पे हो जाते हैं, वो, यानी चेचक के दागों से भरा हुआ चेहरा था। बाज सी तेज आंखें थी उनकी, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले जूते, ये सभी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा डराती थी, जैसे कोई हिटलर हो, ठीक है। लेखक अपनी पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने आए। मतलब पीटी टीचर जो है वो 4th क्लास में जब थे ना लेखक, तो उनको फारसी पढ़ाने के लिए आए थे। अभी उन्हें पढ़ते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था, पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि प्रीतम चंद्र ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने के लिए दे दिया कि भाई ये याद करके आना, कल की क्लास में मैं तुमसे सुनूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा कि भाई जो मैंने होमवर्क दिया था वो सब सुनाओ खड़े होके। तो वहाँ पर एक भी लड़का सुना नहीं पाया। मास्टर जी को गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची करने के लिए बोल दिया कि भाई अब मुर्गा बनो क्लास के बाहर जाके। कोई भी नहीं सुना पाया। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तब उसके कुछ समय पहले शर्मा जी जो है यानी कि हेडमास्टर जो है वो स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह वो सहन नहीं कर पाया। मतलब जब वो मास्टर जी स्कूल में आए, शर्मा जी हेडमास्टर जी, तब लेखक की क्लास को पनिशमेंट मिली हुई थी मुर्गा बनने की। शायद ये पहला अवसर था। उन्होंने पीटी प्रीतम चंद को उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वो भड़क गए कि तुम कैसे कैसे पनिशमेंट दे रहे हो बच्चों को, तुम्हें समझ नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतम चंद को निलंबित किया था तो उन्होंने उनको इतना गुस्सा आया था प्रिंसिपल को ये सब कारनामे देख के कि उन्होंने पीटी टीचर को, प्रीतम चंद को, स्कूल से बाहर निकाल दिया था और उन्हें कहा था कि अब डायरेक्टर जब तुम्हें कहेंगे तब तुम्हें स्कूल में आना है, उससे पहले तुम हमारे स्कूल में कदम मत रखना, ठीक है। फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती थी तो लेखक और उसकी कक्षा में सभी बच्चों की छाती जो है वो धक धक करने लग जाती थी कि क्या पता मास्टर आ जाए, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे छाती फटने वाली है। तो फिर लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए, बहुत सारे हफ्ते हुए थे। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार की दुकान के एक ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, वो कमरा जिसमें चारों ओर खिड़कियां और दरवाजे हो, वो किराए पे लिया हुआ है ऐसा कमरा, और पीटी मास्टर वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते कि उन्होंने निष्कासित होने के बाद थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। मतलब जैसे कुछ लोग बुरा मान जाते हैं अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, बट उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी पीटी मास्टर को। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन भर बादाम भिगोकर या फिर गिरी का छिलका उतर कर खिलाते थे, वो आज भी उसी तरह रह रहे। मतलब अपने तोतों के साथ खूब खेलते हैं वो और उनको खिलाते पिलाते भी हैं। लेखक और उसके साथियों को के लिए ये एक चमत्कार ही था कि प्रीतम चंद पट्टी या फिर डंडों से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी भी उधेड़ देते थे। मतलब वो इतना पीटते थे, इतना मारते थे। और वही इंसान अपने तोतों के साथ इतनी मीठी मीठी बातें, उनकी इतनी केयर कैसे कर सकता है। लेखक स्वयं सोच में पड़ गया था, क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती और भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती क्योंकि तब वो बहुत छोटे हुआ करते। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को देखकर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मानते थे कि मतलब एक इंसान एक साइड कुछ और दूसरी साइड कुछ और, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।